हम लोगों ने अभी तक वणिकवाद और प्रकृतिवाद को बहुत विस्तार से पढ़ा है। कल हमने आपको बताया था कि प्रतिष्ठित समुदाय का जो सबसे महत्वपूर्ण थिंकर है, या यूँ कह सकते हो कि जिसने प्रतिष्ठित समुदाय को खड़ा किया, जिसने उसका विकास किया, हम उसको अब पढ़ेंगे, जिसे हम एडम स्मिथ के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे कल बताया था कि जब हम किसी विचारक के बारे में पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से वो विचारक कौन है, कहाँ का है, उसके योगदान क्या हैं, उस पर प्रभाव किसके किसके हैं, और उसने किन किन सिद्धांतों या किन किन बातों पर विशेष रूप से फोकस किया है, उसकी व्याख्या हम करते हैं। हमने कोशिश किया है कि आपको नोट्स भी पूरा मिल जाए, इसलिए पूरा का पूरा कंटेंट हम जानबूझ करके इसमें आपको डिस्प्ले कर देते हैं। पढ़कर इसलिए सुना देते हैं कि आपको खुद पढ़ने में हो सकता है कुछ समझ में ना आए। अगर सुने रहेंगे तो चूँकि इसमें रिकॉर्ड भी होता है, तो अगर भूल भी गए हैं तो एक बार आप उसको रिवाइज करके रिवाइंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। और नोट्स इसलिए भी चाहते हैं कि आपको मिल जाए कि थोड़ा सिस्टमेटिक एक साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। केवल अगर आपको हम लेक्चर दे करके बातों को, कथनों को, तथ्यों को समझा दें तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर आपको सिस्टमेटिक करने में बहुत समय लगेगा, फिर आपको अपने से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जानबूझ करके पूरे कंटेंट को हमने इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि कंप्लीट नोट्स भी आपको मिलता चले। ठीक है, तो पहले आपको हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर उसकी जो मुख्य बात है वो आपको हम समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो एडम स्मिथ का जन्म स्कॉटलैंड में एडनबर्ग के किरकाल्डी नामक स्थान पर 5 जून 1723 को हुआ था। अपने जीवन के अधिकांश समय तक ग्लासगो विश्वविद्यालय में नीति शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में उसने काम किया। सुम्पीटर के अनुसार स्मिथ के अध्ययन के लिए कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना पर्याप्त होगा। वह संपूर्ण रूप से स्कॉटमैन था। उनका तत्कालिक पारंपरिक जीवन स्कॉटिश सिविल सर्विस में गुजरा। जन्म व आजीविका से वह प्रोफेसर था। उनके जीवन में माता के अलावा कोई अन्य स्त्री नहीं आई। यह बात इसलिए लिखा गया जानबूझ करके कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका रिएक्शन है, यह बहुत कुछ उसके परिवार पर निर्भर करता है कि उसके परिवार में लोग कैसे हैं, उसे कितने लोगों के साथ कैसे समायोजित करना पड़ता है। अभी आप अकेले रहते हो, आपकी आदत हो अकेले रहने की, और आप 10-20 साल अकेले रहें तो आप अपने कमरे में किसी दूसरे व्यक्ति को रहने से बहुत असहज महसूस करेंगे। तो और आप जब एकदम अकेले हैं तो आपने कभी शेयर नहीं किया है, आपने कभी किसी का कुछ बर्दाश्त नहीं किया है, कभी आपको किसी ने कोई टोका नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों को सहने की क्षमता भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये बात स्पेशली कही गई कि उसके जीवन में माँ के अलावा और कोई नहीं रहा। इसका मतलब कि बहुत सारे उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक उसके लाइफ में नहीं थे। तो ऐसे में उसने जो व्यवहार किया, उसके जीवन में ग्लैमर और वासना, ये सब सिर्फ किताब की वस्तु थी। जैसे किताब में पढ़ लीजिए और जान लीजिए, उसके जीवन में इनका कोई रोल नहीं था। 1774 में उसकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पूरी हुई। आपने पढ़ा है कि 1776 में इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन पूरी कब हो गई थी? 1774 में। हैने के अनुसार इस पुस्तक से उन्हें राजनैतिक अर्थशास्त्र या किसी अन्य संबंधित विषय पर किसी भी लेखक को मिली प्रसिद्धि से अधिक प्रसिद्धि मिली। इसका मतलब ये था कि जो उसने किताब लिखी, उस किताब को लिखने की वजह से जो एडम स्मिथ को
पॉपुलैरिटी मिली, जो प्रसिद्धि मिली, जो फेम मिली, वह किसी भी विषय पर किताब लिखने वाले किसी भी लेखक की तुलना में सबसे ज़्यादा थी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कितनी पॉपुलर हुई। बाद में बहुत दिनों तक जब कोई किसी से कहता था कि मुझे अर्थशास्त्र पढ़नी है, तो वह शास्त्री ये कहता था कि गो एंड रीड वेल्थ ऑफ नेशंस, जाइए और पहले वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़ कर आइए। इसका मतलब बिना वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़े आप अर्थशास्त्र पढ़ने के लायक नहीं हैं। तो वो किताब बहुत अच्छी थी। और मजे की बात एक स्टोरी ऐसी भी मिलती है कि इतनी अच्छी किताब उसने लिखी, जब उससे पूछा गया कि तुमने इतनी अच्छी किताब कैसे लिख डाली, तो उसने कहा कि मैं फालतू बैठा था, मेरे पास कोई काम नहीं था, तो सोचा कुछ कर देते हैं। आप कल्पना करिए कि जो आदमी फालतू बैठा हो और मन बहलाने के लिए कोई किताब लिख दे और वह किताब दुनिया में इतनी अच्छी हो जाए, तो क्या सोच कर इससे अच्छा लिखता क्या? आप बताएं, सोच कर वो इससे अच्छी किताब लिखता है, खराब किताब लिखता है? अच्छा लिखता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि और अच्छी नहीं लिख पाता, क्योंकि जो चीज़ें स्वतः हो जाती हैं बिना प्रयास के, वो नेचुरल होने के नाते बहुत अच्छी हो जाती हैं। जैसे कविता है, कविता अगर आप सोच कर बनाइए, आप सोचिए कि चल रहे हैं कविता लिखने, पक्का है लिख डालेंगे, तुक ताल तो बना ही लेंगे, एक दूसरे से शब्द तो मैच करने लगेंगे, लेकिन भाव कभी भी उतना अच्छा नहीं आएगा। अगर अचानक कोई कविता निकल जाए आपके मुंह से, परिस्थिति बस, भाव बस, दुख बस, सुख बस, कहा भी जाता है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, और निकलकर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता ना। तो जो कविता होती है वो अपने से निकलती है, उसे लिखा उखा नहीं जाता। इसलिए हर आदमी कवि नहीं होता है कि जो चाहे वही कवि हो जाए। लेखक भी हर आदमी इसलिए नहीं होता है क्योंकि लिखने की क्षमता, आपके पास शब्द हो सकते हैं, आपके पास लिखने की अच्छी हैंडराइटिंग हो सकती है, आप बैठ सकते हैं, लेकिन भाव आपके अंदर आए कि क्या लिखा जाए या किस तथ्य को कैसे प्रस्तुत किया जाए, यह सबके बस की बात नहीं है। यह किसी किसी में प्रतिभा विद्यमान होती है। इसलिए आप उंगलियों पर गिन सकते हैं लेखक और कवि कितने हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में ना। पेंटर है, जैसे पेंटिंग का काम है, आप सोच करके कोई भी पेंटिंग, ऐसे भी पेंटर मिल जाएंगे, आप खड़े हो जाए, आपकी फ़ोटो फट से 1 सेकंड में खींच करके आपको दे देंगे, और आप पूरा दिन लगा ले जाएंगे, नाक तक नहीं बना पाएंगे ना, नहीं बनती, टेढ़ी हो जाती है जब बनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसने जो किताब नेचुरल तरीके से लिख दी, अरे यार लाओ कुछ करते हैं, फालतू बैठे, हॉबी के रूप में लिख डाला उसने, तो वो किताब बहुत अच्छी हो गई। बात समझ में आई? शुपीटर के अनुसार स्मिथ की पुस्तक अभी तक प्रकाशित होने वाली केवल अर्थशास्त्र की नहीं, बल्कि, लेकिन साथ में उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पढ़ा है तुमने ना, साइंस में, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत लैंडमार्क की किताब है, कहा उसको छोड़ करके, ठीक है, तो उससे अगर उसको छोड़ दिया जाए तो इससे अच्छी कोई किताब दूसरी 1776 के पहले पब्लिश नहीं हुई। इसका मतलब कि डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी बहुत अच्छी किताब है जो बायोलॉजी में प्रकाशित हुई। एडम स्मिथ को प्रभावित करने वाले उपादान या वह कौन से कारक हैं जिन्होंने एडम स्मिथ को प्रभावित किया, उसमें सबसे पहला नाम, वैसे तो एडम स्मिथ ने खुद ही अपनी किताब में 100 से ज़्यादा लोगों का नाम उद्धृत किया है कि इनके विचार हैं जो जिनसे हम प्रभावित हैं, या हम जो कह रहे हैं वही इन्होंने भी पहले से इसके बारे में कहा हुआ है। वैसे भी एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में कोई ऐसी नई बात नहीं कही जिनको पहले से कहा न गया हो, लेकिन सवाल ये होता है कि आपने, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, कि किस रूप में वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, किसी तथ्य को। कभी कभी वही बात दूसरा कोई कह रहा होता है तो कोई नहीं मानता है। अक्सर आप कहते हैं घर में कि जरा उनको समझा दीजिए ना, तो भाई आपने भी तो कहा था ना, तो हम अलग से क्या समझा दें? अगर नहीं माना तो नहीं मानेगा, लेकिन समझा दीजिए का मतलब, अब उसका कहने का मतलब यह है कि आप बात को शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से कहते हैं, हो सकता है आपकी बात उसकी समझ में आ जाए।
तो इसलिए कभी कभी वही बात एक आदमी कहने पर आप नहीं मानते हैं और दूसरे कहने पर आप मान जाते हैं। तो बात को कैसे कहना है, किस तरीके से कहना है, गुस्सा में कहना है कि प्यार में कहना है कि सामान्य ढंग से कहना है, नाराज होकर कहना है कि खुश होकर कहना है, सीधे कहना है कि अप्रत्यक्ष रूप से कहना है, यह कला भी आपको निश्चित रूप से आनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। नहीं तो कुछ भी कहीं भी जब मन में आए वही उल्टा पुल्टा बोल दोगे, हर जगह थप्पड़ खाते रहोगे ना। तो इसलिए ये विवेक होना चाहिए कि कितना बोलना है ना। जैसे आप कहीं खड़े होते हैं तो कैसे खड़ा होना है, बोल रहे हैं तो आपको कितना हंसना चाहिए, कितना सीरियस रहना चाहिए। आप जिससे बात कर रहे हैं क्या उसकी आंख में आंख डालकर उससे बात करना चाहिए कि धरती को फाड़ डालना चाहिए देखते समय, बात करते समय ना। जैसे आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है कि आप कितना, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड है, कितना आप में दूसरे को फेस करने की क्षमता है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सबके बस की नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह एडम स्मिथ पर बहुत सारी बातों का प्रभाव पड़ा। तो पहला जो उसने स्वीकार किया कि सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वह हेचसन का प्रभाव पड़ा। हेचसन वास्तव में उसका गुरु था, अध्यापक था, जिससे उसने शिक्षा प्राप्त की, या जिसको उसने वो सबसे अधिक अपने ऊपर प्रभाव जिसका मानता है। तो हेचसन यह स्मिथ का गुरु था और इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। हेचसन की पुस्तक सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी, आपने पीछे देखा ना कि एडम स्मिथ दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था। किसका विद्यार्थी था? दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था। तो उसका गुरु भी कैसा होगा? फिलॉसफी का आदमी होगा। तो उसने सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी में अनेक सिद्धांतों का हेचसन की पुस्तक सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी में अनेक सिद्धांतों का जो स्मिथ ने सिद्धांत दिए, वो बहुत सारे सिद्धांत उन्हीं का विस्तार था जो हेचसन ने अपनी पुस्तक में पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। स्मिथ का जो आशावादी प्राकृतिक दर्शन भी हेचसन की ही देन है। अभी आगे आप देखेंगे कि एडम स्मिथ ने आशावाद पर बहुत फोकस किया। और तो ये आशावाद क्या है या एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद क्या है, यह वास्तव में हेचसन से ही उसने स्वीकार किया या उसी से लिया, उसी से प्राप्त किया है। क्या उसको हम लोग आगे देखेंगे। कुछ शुद्ध आर्थिक विचारों जैसे श्रम विभाजन, मुद्रा मूल्य, कराधान आदि को उसने हेचसन से ही स्वीकार किया। तो जो उसने कर के बारे में कहा, मुद्रा के मूल्य के बारे में जो उसने कहा, श्रम विभाजन के बारे में जो उसने कहा, ये सारी बातें पहले से ही हेचसन ने अपनी किताब सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी में पहले से ही व्यक्त किया हुआ था, ठीक है। दूसरा उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम को स्मिथ ने इस युग का सबसे बड़ा दार्शनिक तथा इतिहास वेत्ता माना है। ह्यूम एक निबंधकार था। स्मिथ का दर्शन इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। जैसे एडम स्मिथ ने किताब लिखी ना वेल्थ ऑफ नेशंस, तो ह्यूम ने कोई किताब नहीं लिखी। ह्यूम ने अपने सारे सिद्धांत, अपनी सारी बातों को एक एस्से की तरह लिख करके पब्लिश कर दिया। जैसे एक एस्से लिखा, जैसे उसको मान लो श्रम विभाजन पर कुछ बताना है, उसने श्रम विभाजन पर 4-6 पेज 10 पेज का लिखा और उसको पब्लिश कर दिया या लोगों को बता दिया ये है। तो उसने कोई किताब तो नहीं लिखी, लेकिन उसने इस तरह के निबंध लिखे। तो वह निबंधकार था। क्या था? निबंधकार था। ग्रे के अनुसार यदि ह्यूम मुख्य रूप से एक दार्शनिक होता,
तो उसकी गणना उच्च कोटि के अर्थशास्त्रियों में की जाती है। आर्थिक विषय पर संपूर्ण विवेचन नहीं करता, वो भद्र निबंध लेखक है और बड़े के साथ जो कुछ पाई जाती थी। हाँ, तो उसने क्या किया कि जो मुख्य मुख्य मुद्दे थे उस पर उसने एक भद्र लेखक निबंधकार की तरह से अपने विचार व्यक्त किए और उनकी व्याख्या कर दी। वह एक तरह से उन सबका मिश्रण था। उसने अलग से कोई बहुत अर्थशास्त्री के रूप में या इतिहासकार के रूप में ऐसी कोई बात की व्याख्या नहीं की। ह्यूम ने जो प्रमुख निबंध लिखा वो था पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मुद्रा। तुम लोगों ने BA 2 में डेविड ह्यूम का नाम सुना होगा, जब मॉनेटरी मुद्रा बैंकिंग में ना, डेविड ह्यूम का नाम है उसमें ना BA 2 में, तो वही डेविड ह्यूम है ये। तो मुद्रा, विदेशी व्यापार आदि विषयों पर विवेचना की। उनकी विवेचना किया और उनकी आलोचना भी की, और यही आगे चल करके एडम स्मिथ के लिए आधार बन गया। पहले भी आपसे बताया गया कि एडम स्मिथ ने जो कुछ भी कहा वास्तव में उसमें नया कुछ नहीं था, वो सब पहले से कहा गया था, सिर्फ उसको थोड़ा अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की बात है। या यूँ कह लो कि अवैज्ञानिक तरीके से लिखा गया था तो उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत कर दिया तो लोगों की समझ में ज़्यादा आने लगा। या कभी कभी चीज़ें स्कैटर्ड रहती हैं, आपने उसको इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा कर दिया तो लगा कि ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया। तो उस तरह से एडम स्मिथ को इसने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। हेने के अनुसार 1752 में जब उनके निबंधों का प्रकाशन हुआ, यह पुस्तक लिखते तो इस बात की संभावना थी कि वेल्थ ऑफ नेशंस को जो अनूठा स्थान प्राप्त हुआ वह न होता। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इसने बार बार केवल निबंध लिख करके प्रकाशित किया। अगर सबको एक साथ मिला करके इसने किताब लिख दी होती तो जितनी पॉपुलैरिटी, मान सम्मान, जितनी प्रसिद्धि वेल्थ ऑफ नेशंस को मिली शायद उतनी न मिल पाती। इसका मतलब कि इसका काम उनसे ज़्यादा बेहतर हो सकता था, या न भी होता तो लोगों को बहुत बड़ा परिवर्तन समझ में ना आता और इतना सम्मान उसको प्राप्त नहीं होता। ठीक है। मेंडेविल का प्रभाव, यह एक दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाला एक चिकित्सक एवं कवि था। मेंडेविल जो था ये फिलासफर भी था, चिकित्सक भी था और कवि भी था। वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि प्रारंभिक स्थितियों में बहुत बंटवारा नहीं हो पाता है कि कौन किस विषय का आदमी है। एक आदमी जिसमें क्षमता होती है वो सारे काम करता है। वैसे भी 8 स्किल, ये जो मनुष्य के दिमाग की क्षमता है वो ये है कि साइकोलॉजी कहती है कि 8 स्किल एट द सेम टाइम यू कैन प्रैक्टिस। अर्थात एक समय में आप 8 तरह के काम अगर चाहें। हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ा सा ये रिजर्वेशन है कि जैसे अब आप विद्यार्थी हैं तो आपको तब अच्छा माना जाता है कि आप सारे जी जान लगा के ध्यान दे करके केवल पढ़ाई करें और उसके अलावा कुछ न करें। अगर उसके अलावा कुछ करते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता। यही कारण है कि हमारे आपके बीच में डाइवर्सिटी नहीं रहती। हम जल्दी ही मोनोटोनस हो जाते हैं, जल्दी से ही हम उस काम से ऊबने लगते हैं। जबकि 8 काम, अगर उसी समय आप स्विमिंग भी सीखें, अगर उसी समय आप साउथ इंडियन की कोई लैंग्वेज भी सीखें, अगर उसी समय आप पियानो बजाना भी सीखें, उसी समय अगर आप तैरना भी सीखें, उसी समय अगर आप पेंटिंग करना भी सीखें, तो ये 8 काम एक साथ आप कर सकते हैं। आपकी दिमाग की क्षमता है तो हो सकता है कि पढ़ाई भी आप ज़्यादा करें। अब जब केवल पढ़ाई पर लगे रहते हैं, हम में से आप में सब लोगों की बात है, आप अपनी एक हॉबी अगर बताइए, अगर हम पूछें कि अपनी हॉबी बताइए तो आप में से किसी के पास कुछ भी बताने को नहीं है। कि कुछ बता सकते हैं?
किताब पढ़ने की, लैंग्वेज सीखने की, पेंटिंग की, स्विमिंग की, पियानो बजाने की, गाना गाने की, डांस करने की, कोई एक हॉबी है आपके पास? हाँ नहीं तो जोर से कह सकते हो। हाँ, तो एक आदमी कहता है पेंटिंग है, क्यों? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि हमारी डाइवर्सिटी नहीं है, हम बहुत सारे काम एक साथ नहीं करना चाहते या नहीं करते, या हमारे जो अपब्रिंगिंग का तरीका है, जो हमारी परवरिश है, उसमें ये सुविधाएं हमको उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो बाहर के देशों में हैं उनके बहुत सारे ऑप्शन, वो जिम भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, वो दौड़ते भी हैं, पेंटिंग भी करते हैं, पियानो भी बजाते हैं, और पता चला कि इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। तो करना चाहिए ना, बहुत सारा काम हम आप भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कर सकते। तो 24 घंटे में 24 घंटे आप सो के बिता दीजिए, तब भी बीत जाएगा। 24 घंटे में 4-4 घंटे 6 तरह के काम करके बिताइए, तब भी बीत जाएगा। तो कितने आप प्रोडक्टिव और क्रिएटिव हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे प्लानर हैं, कितना बढ़िया आप समय का इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी तो दिन रोज़ बीत ही जाता है, ऐसा थोड़ा है कि दिन कुछ नहीं करोगे तो नहीं बीतेगा, कुछ भी मत करो तब भी बीत जाता है। तो इसलिए, और सीखना ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया है भाई। कभी भी किसी स्टेज पर आप ये नहीं कह सकते कि अब आपको सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कितना भी सीख लो तब भी बहुत कुछ सीखने के लिए शेष रह जाएगा, ठीक है। तो मेंडेविल जो था वो दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाला एक चिकित्सक एवं कवि था। उसने एक कविता लिखी, मधुमक्खी की बोध कथा, ठीक है, जिसमें नैतिक एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने वालों पर व्यंग किया था। उसने कहा कि व्यक्तिगत बुराइयां, जिन्हें विलासिता कहते हैं, से समाज की आय बढ़ती है, जैसे शराब की आदत से बेचने वाले को आय प्राप्त होती है। इस पर हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल कोर्स में यह है कि जो विलासिता की वस्तुएं हैं, ये निश्चित रूप से समाज में आय का बहुत बड़ा स्रोत होती हैं, क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं और उनका एडिक्शन है, तो आदत हो बन जाने पर खरीदना उनकी मजबूरी भी हो जाती है। जैसे कोई चीज़ अगर आप ज़रूरत से खरीदते हैं, तब आप सोचते हैं कि अच्छा इसका काम है कि नहीं है, अरे इसके बिना तो काम चल जाएगा। एक अर्थशास्त्री हुआ, उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो बाजार जाता था तब वो सोचता था कि क्या क्या न खरीदें तो मेरा काम चल जाए, ठीक। और वो बाजार से शाम को वापस चला आता था, कुछ नहीं खरीदता था। एक दिन आप इस मानसिकता से बाजार जाइए और आप भी देखेंगे कि वापस चले आएंगे, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक वह उपभोक्ता होता है जो बाजार जा कर के ये सोचता है क्या क्या खरीदें कि जो ज़रूरी लग रहा है, तो उसको पूरी बाजार ज़रूरी लगती है कि इसको भी खरीद लें, इसको भी खरीद लें, इसको भी खरीद लें। तो जैसा माइंडसेट बना दोगे तो उसी तरह से तुम्हारी ज़रूरतें भी उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक। इसलिए ज़रूरतों को रेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यह आपको पता ही होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और मेरी गारंटी है कि 99% लोग यह बात नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि यह जान लेना बहुत बड़ी समस्या का समाधान है कि क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब आप अपने को चेक करिएगा कि आप क्या जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो लेकिन एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स में इसकी आलोचना की, और उन्होंने कहा कि विलासिताएं और ये बुराई नहीं है, ये भले उच्च कोटि की न हो, लेकिन इनसे धन प्राप्त होता है। उसे ये कह देना कि विलासिता कोई बुराई है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि विलासिता ही वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रगति का कारण है। ईमानदारी से अगर आप देखें तो अगर आप केवल ज़रूरत पर फोकस करें, केवल ज़रूरत पर, तो केवल ज़रूरत तो हमारी बहुत कम चीज़ों से पूरी हो जाती है। और जब हम फिजूल खर्ची
या जब हम थोड़ा लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, तभी हम अनायास अपने उपभोग में विविधता लाते हैं, अनायास वस्तुओं की मांग करते हैं। जब आप वस्तुओं की मांग करते हैं तो उसमें उसका उत्पादन होता है, उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें पूंजी, उसमें लेबर, उसमें एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा होता है। तो इसलिए वो निश्चित रूप से जो विकास है वह तो विलासिता से ही संभव है। अगर आप केवल ज़रूरत की बात करेंगे तो उससे विकास संभव, या यूँ कहो कि असंतोष से विकास होता है, संतुष्ट हो जाने पर विकास नहीं होता है। अगर आप संतुष्ट हो जाएं, अरे अब इतना पढ़ लिए, बीए थर्ड ईयर तक आ गए, अब ये पर्याप्त है, इससे अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप एमए पीएचडी क्यों करेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अरे यार अभी तो बहुत कम पढ़े हैं, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तब आप बहुत मन से पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा हैरिस के उपयोगिता और मूल्य सिद्धांत से भी स्मिथ प्रभावित हुआ। स्मिथ का कराधान सिद्धांत फर्ग्यूसन के सिद्धांत से प्रभावित है। जीडियन ड्रिस्ट ने इसे उदारवादी कहना पसंद करते हैं। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क देने के लिए स्मिथ ने इन्हें आधार बनाया। देखो क्या है, यद्यप बड़ीवादियों की इसने बहुत बुराई की है, बड़ा उल्टा पुल्टा भी कहा है, बहुत सारा कमेंट भी किया है। मैंने तुमसे बताया है कि उसने बड़ीवाद शब्द भी एक तरह से घृणा के रूप में कहा था उनके लिए। लेकिन फिर भी चूंकि स्वतंत्र व्यापार का समर्थन इसको करना था, तो इसने कुछ बातें उनके विचारकों की भी स्वीकार की, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार का पक्षधर था, भले बणिकवाद का विरोधी था, लेकिन व्यापार का समर्थन करता था। आपने देखा कि बणिकवाद व्यापार का समर्थक था, प्रकृतिवाद कृषि का समर्थक था, लेकिन इसने श्रम को प्रधानता प्रदान की। इसने किसको महत्व दिया? श्रम को। तो इसने श्रम को धन का कारण माना, प्रकृतिवादियों ने कृषि को धन का कारण माना, और बणिकवादियों ने व्यापार को धन का कारण माना। ठीक है। इसने प्रकृतिवादियों की भी तो आलोचना की, लेकिन प्रकृतिवादियों के प्रति उसके मन में बड़ी श्रद्धा थी। क्यों? क्योंकि जो इसने निजी स्वार्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो इसने ये कहा कि व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम समझता है, जो इसने सेल्फ इंटरेस्ट की बात कही, इसके लिए उसने प्रकृतिवादियों का ही सहारा लिया, उन्हीं को आधार बना करके इसने स्वार्थ की बात कही। एडम स्मिथ ने बहुत मजबूती से इसका समर्थन किया कि व्यक्ति केवल और केवल, वैसे 5-6 कारण बताया था जिसकी वजह से लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कारण बताया वो क्या था? स्वार्थ से। लोग अपने स्वार्थ से ही प्रेरित होकर कार्य करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा उदाहरण आपके पास है जिसमें आप बता सकें कि वो व्यक्ति निस्वार्थ काम करता है? आप में से किसी के दिमाग में कोई उदाहरण है जहां आप ये बता सकें कि व्यक्ति निस्वार्थ काम कर, इस काम के पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं है? फट से बताओ, तुरंत, बहुत टाइम मत लो, खड़े हो। आप कितने लोग सहमत हैं कि गैर सरकारी संगठन निस्वार्थ भाव से काम करते हैं? आप सब लोग सहमत हैं इस बात से? हैं? अरे हाँ नहीं कुछ बोलो, तब बताओ। तो जब नहीं सहमत हैं तब क्या, बात खत्म हो गई तो बैठो। और कोई दूसरा उदाहरण बताइए। और कोई उदाहरण बताओ, तुम ही बताओ। कोई एक ऐसा उदाहरण जिसमें तुमको लगे कि ये बिल्कुल निस्वार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। किसी को भिक्षा देते हैं उसमें निस्वार्थ। गुड। हाँ, और बताओ। ये भी फेल हो गया मामला। आप बताओ।
हाँ, जोर से बोलो, सुनाई तो पड़े। तुम लोग बताओ भाई। माँ अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से पालती है, सेवा करती है निस्वार्थ। आप लोग सहमत हैं इस बात से? ले तब क्या खत्म हो गया। तब बताओ, यही सब कह रहे हैं, नहीं तो तुम क्या कहोगे? हैं तो ये गड़बड़ा गया। फिर कोई बताओ उदाहरण। बैठो। देखो, हम प्रत्येक कार्य किसी न किसी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और स्वार्थ किसी भी दशा में केवल और केवल किसी से पैसा लेना और घूस लेना नहीं होता है। स्वार्थ बहुत तरह का हो सकता है। यह भी स्वार्थ है कि आप तुम्हें कुछ करके हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तुमसे कुछ न लें लेकिन तुम्हारी सेवा ही करने में मुझको अच्छा लगता है, तो यह भी क्या है? स्वार्थ है। लेकिन ये तो हमने थोड़ा दार्शनिक तरीके से बता दिया। ईमानदारी से अगर तुम व्यवहारिक पहलू देखो, भाषण की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने देश में भाषण ही ज़्यादा है। ईमानदारी से देखो तो हम बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी उम्मीद के किसी से कुछ नहीं करते। जहाँ तक माँ और बेटे का संबंध है, उस पर बहुत तर्क और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ईमानदारी से अगर आप विश्लेषण करें तो माँ क्या बेटी और बेटे दोनों के साथ उतना ही न्यूट्रल है? इसका जवाब सब लोग दीजिएगा। क्या जितना वो बेटी को प्यार करती है उतना ही बेटे को प्यार करती है? कंप्लीट है, 100%। अरे आधे आधे बटे हो, आधे कह रहे हैं गलत, आधे कह रहे हैं सही है। हाँ बताओ। आधे लोग कह रहे हैं नहीं भाई, तो तुम प्रूफ करो ना कैसे बराबर मानती है। भाई ये तो दोनों के लिए समस्या होगी, तो कैसे प्रूफ होगा? हाँ नहीं, देखो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, फिर भाषण में मत जाओ, ईमानदारी से तर्क की बात करो। अगर दोनों सही है तो क्यों बेटे के पैदा होने पर ढोल बजवाते हो, बेटी पैदा रोने लगते हो? आज की बात हम कर रहे हैं। ये बैठो पहले, बैठो। देखो, सामान्य परिस्थिति की बात होती है तब समझ में आता है कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है। अगर तो वो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। अगर रुको, और इसके बाद भी चलो यहाँ हम सहमत हो जाते हैं, दोनों को बराबर मानती है। इसके बाद भी उसका सबसे बड़ा किसी भी माँ बाप का स्वार्थ है कि उसके मन में यह बात है कि मेरी वंश परंपरा को ये चलाएगा, यही भाषण ही है। तो अंतर है, कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ है, वो चाहे स्वार्थ हमारा जिस रूप में हो, चाहे हमारे ये हो कि हमारे वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगा, या हमें मानेगा जानेगा, या हमारा वंश चलाएगा, यह भी एक स्वार्थ है। एडम स्मिथ का कहना यह है। स्वार्थ का मतलब ये नहीं कि कोई लालच है या कुछ है, लेकिन अगर हम अपना कोई भी उद्देश्य आपके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। हाँ, गैर सरकारी संगठन तो स्वार्थ में खुलते ही हैं। तुम ये तो दिमाग से निकाल दो कि गैर सरकारी संगठन किसी समाज की सेवा के लिए खुले हैं। वो सब फर्जी हैं, या तो अपने ब्लैक को वाइट में कर रहे हैं, या सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या करें? स्वामी विवेकानंद को, जिसमें अपने को सर्वोत्तम सुख प्राप्त हो रहा था, वह कर रहे थे। ये उनका स्वार्थ ही था। भाई दुनिया में हर किसी का स्वार्थ है, वो निस्वार्थ कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई ये तो हमारा स्वार्थ ही है कि हमको जिस चीज़ में अच्छा लग रहा है हम वही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वो अपने स्वार्थ में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था जहाँ थे वहाँ। इसलिए इसने बहुत बड़ी बात कही है। अगर तर्क करोगे तो हर कोई तुम्हें स्वार्थ में मिलेगा। लेकिन सर ये व्यवहार में तो नहीं होता स्वार्थ। व्यवहार में भी स्वार्थ है। ये कैसा व्यवहार में नहीं मिलेगा? तुम व्यवहार में किसी से बिना एक काम करा के देखो, बिना स्वार्थ के हम समझें, कोई भी हो, तुम किसी भी व्यक्ति से एक काम करा के देख लो,
जो निस्वार्थ कर दे और कुछ नहीं चाहे उसके बदले। आदमी देता है दान तो कहता है मेरे पिताजी का नाम जरूर लिख दीजिएगा देने वाले में। कहाँ स्वार्थ, कहाँ निस्वार्थ हुआ ये? भाई दान, अभी तुम्हारी लाइब्रेरी में गेट बना है, देखो, देखा? किसी ने दान किया है, बड़ा बड़ा उसके बाप का ही नाम लिखा है उस पर। तो तुम अपने बाप के नाम का प्रचार कर रहे हो कि दान कर रहे हो? ये तुम अपने को अपने पैसे से समाज में सम्मान खरीद रहे हो, अगर बुरा ना माने कहने पर। तो दान वह होता है कि तुम दे देते और उस पर कुछ नहीं लिखा होता, कोई नहीं जानता किसने दिया किसने नहीं दिया। और दान के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान दीजिए अगर दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को न पता चले। और दान की पराकाष्ठा ये होती है कि जिसको दीजिए उसको तो कतई नहीं पता चले कि किसने दिया है, क्योंकि इससे उसका सम्मान हाथ होता है, लेने वाला अपने को छोटा महसूस करता है इससे। इसीलिए जो अभी लोग खिला रहे थे लोगों को, सड़ी खिचड़ी खिला रहे थे और ऐसे दे रहे थे जब मालूम पड़ा था सोना दे रहे हैं, फोटो ज़्यादा खिंचा रहे हैं, सामान कम दे रहे हैं। तो आप किसी को आप कुछ दे नहीं रहे हैं, आप उसको अपमानित कर रहे हैं चौराहे पर। इसका मतलब, अरे आप देते तो किसी को पता ही नहीं चलता कि आपने दिया कि नहीं दिया। फोटो आपकी बड़ी बड़ी आती है, दे आप क्या रहे हैं 25 ग्राम खिचड़ी। एक केला लिए 5 लोग पकड़े हैं। आप ध्यान से देखिए फोटो, ठीक है? तो इसलिए ये सब एडम स्मिथ ने बहुत स्पष्ट रूप से, और जब हम इकोनॉमिक्स की विषय पढ़ रहे होते हैं तो हम वैसे भी दर्शन की बात नहीं करते। हम उस समय ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार, दया, करुणा, ममता, ये हमारे विषय नहीं है। हम सीधे सीधे वह बात करते हैं जो वास्तव में है। इसलिए उस पर बात करिए। ये सब चीज़ें पढ़ना हो तो आप नीति शास्त्र पढ़िए, जाइए दर्शन शास्त्र में। इकोनॉमिक्स में आपकी ज़रूरत नहीं है। हम जानते रहते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम भावना में भी नहीं बहते हैं। जो है हम उसी की बात करते हैं। अगर इतना दान देना आपके आदर्श और नैतिकता का प्रमाण है तो एक केले 5 लोग क्यों हाथ लगाए हुए हैं भाई? क्या जरूरत है? कहीं न कहीं तो गड़बड़ है कि नहीं है? और ये कोई ऐसा नहीं हम कहानी बता रहे हैं। अखबार में आप रोज़ देखते होंगे, अखबार में छपा रहता है। तो इसलिए स्वार्थ को लेकर के एडम स्मिथ के दिमाग में बड़ी क्लियर आइडिया थी कि हर व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होता है। तरीका चाहे जो हो, कारण चाहे जो हो, दिखाई पड़े न दिखाई पड़े। कुछ लोग बहुत चालाक हैं, स्वार्थ पता ही नहीं चलता है उनका, लेकिन है जरूर कोई न कोई स्वार्थ। ठीक है, चलिए, अच्छा, धन्यवाद। अब बाकी अगले पे।